नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों। हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से आपका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज विवेचना में जो विमर्श का बिंदु है वो सामान्य हिंदी व्याकरण से बहुत ही चर्चित बिंदु है मित्रों, हिंदी वर्णमाला। क्यों, आइएगा शुरुआत करते हैं। हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु हिंदी वर्णमाला से आइएगा। जैसे ही हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की संरचना एक पिरामिडीय संरचना के रूप में हमें दिखाई देती है। हम अगर यदि पिरामिड बनाते हैं तो हिंदी वर्णमाला या हिंदी भाषा के पिरामिड की जो प्रथम सीढ़ी होती है मित्रों, वो होती है वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि के बाद अगर यदि इससे बड़ी संरचना हम बनाते हैं तो फिर अगली जो महत्वपूर्ण संरचना हमारे बीच में उभर कर आती है वो होती है अक्षर। और अक्षर के बाद अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अक्षर से जैसे ही हम हिंदी भाषा की यानी कि भाषा की ओर बढ़ेंगे तो हमारी अगली सीढ़ी होगी शब्द। शब्द के बाद पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य और उपवाक्य के बाद वाक्य, वाक्य के बाद भाषा और भाषा का प्रयोग करने वाला प्रयोक्ता। तो भाषा को हम पिरामिडीय संरचना के रूप में देखें तो ये सारी सीढ़ियां, ये सारे पायदान हमें अच्छे से देखने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। हर पायदान पर कोई ना कोई क्वेश्चंस सीधे सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इनकी यहां पर थोड़ी सी भूमिका के रूप में जरूर चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ। तो आइएगा, हिंदी भाषा की ये जो पिरामिडीय संरचना है इसकी पहली सीढ़ी वर्ण एवं ध्वनि से, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनकर आता है और यहां से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इनमें अंतर करते हुए इनके तात्पर्य को समझते हुए आगे बढ़ेंगे मित्रों। मेरा पूरा जोर रहेगा प्रामाणिकता पर। ये जो शब्द है मानक, प्रामाणिक, ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा पर यह मेरा वचन है, आप देखिएगा जो आपको कंटेंट के रूप में मैं दे रहा हूं ये बहुत सोच समझकर आपके कैरियर भविष्य को देखते हुए मैंने इसमें चुनकर आपके बीच प्रस्तुत किया है। इसका कोई ना कोई प्रामाणिक सोर्स, संदर्भ हमने अच्छे से चेक किया है उसके बाद ही, क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत सी एक तरीके से भ्रमात्मक बातें या तथ्य बाजार में भरे पड़े हैं मित्रों। उनमें से प्रामाणिक तथ्यों का संकलन करके आपके बीच प्रस्तुत करना, प्रामाणिक या आप जो लेखक हैं उनके संदर्भ, उनके तथ्यों को आपके बीच एक सम्यक रूप से प्रस्तुत कर देना, ये इस विवेचन का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं वर्ण एवं ध्वनि से। इन दोनों में क्या मूल अंतर है, पहले इसको समझते हैं। प्रयोक्ता, प्रयोक्ता का मतलब होता है भाषा व्यवहार करने वाला या बात करने वाला। प्रयोक्ता के मुखा अवयव से यानी मुख से प्रकट होने वाला स्फोट, यानी कि हम जब ये बोलते हैं तो ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये ध्वनि कहलाती है। यानी प्रयोक्ता के मुखा अवयव से प्रकट होने वाला, भाषा वैज्ञानिक की शब्दों में बात करूं तो जो स्फोट है, जो आवाज है वो ध्वनि कहलाती है। ध्वनि जो भी हो, अब जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा और व्यवहारिक तरीके से बताता हूं। मैंने कहा आ, अब जो आपने कानों से सुना जिसको, वो सुनने वाला पार्ट ध्वनि कहलाता है। और उस ध्वनि का जो लिखित रूप है, हमने सुना अ, अब अ सुनकर अगर यदि हम इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि ध्वनि का जो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है। और ये जो वर्ण है ये व्याकरण की लघुत्तम यानी सबसे छोटी इकाई है। मैं इस बात पर पुनः आपका ध्यान चाहूंगा। ये प्रश्न बनकर आता है मित्रों, आप कम पढ़े अच्छा पढ़े, चंदन की चुटकी भली गाड़ी वाला न काट। तो देखिएगा लिखित रूप जो है ध्वनि का वो वर्ण कहलाता है और जो वर्ण है वो व्याकरण की लघुत्तम इकाई है। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। ये जो वर्ण है यही भाषा की लघुत्तम इकाई भी है। अब अगर यदि हम इसको थोड़ा सा और फैलाते हैं, इस बात को कैसे समझे, ये देखिए।
वर्ण और ध्वनि के बारे में बातचीत चल रही है। जो वर्ण है वो भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। एनसीईआरटी के तथ्य हैं ये जो आपके बीच प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी कहती थी कि जो वर्ण है वो भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक माने जाते हैं। अब जैसे हम वर्ण एवं ध्वनि से आगे बात करते हैं तो वर्ण और ध्वनि में जो समझने वाली बात है, जो मात्र कान का विषय है, जो सुना जाता है और जो मानव के मुखावयव से निश्रित या निकला हुआ जो स्फोट है वह तो ध्वनि है, और उस ध्वनि का जो लिखित रूप है वो वर्ण है। अब जैसे वर्ण एवं ध्वनि से हमारा पायदान आगे की ओर बढ़ता है, जो दूसरी सीढ़ी है भाषा की वो होता है अक्षर। अक्षर किसे कहेंगे कि वह जिसकी संरचना का आधार स्वर हो, वो क्या है? अक्षर है। तो अक्षर में स्वर तो गिने ही जाएंगे, व्यंजन भी इसलिए गिन लिए जाते हैं कि अक्सर मतलब लगभग सभी व्यंजन का जो उच्चारण है वो बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता, इसलिए अक्षर में स्वर तो है ही, व्यंजन भी गिने जाते हैं, क्योंकि अक्षर की संरचना का आधार क्या होता है? स्वर है। अब इस बात को अगर यदि हम जब थोड़ा और टॉपिक में देखेंगे, अभी मैं आपको एक सतही बात बता रहा हूं, फिर जब इस क्वेश्चंस के रूप में हम इसको देखेंगे तो बहुत सी बातें और उभर कर आएंगी, उनको देखेंगे। वह जो एक यानी कि स्वर व व्यंजन का वह गुच्छ या वह युग्म जो एक झटके से उच्चरित हो वो भी अक्षर कहलाता है। अब किस संदर्भ में एक ऐसा कहा जाता है हम उसे वहां पर देखेंगे। अभी आप आगे बढ़िएगा। अक्षर के बाद जो हमारी अगली सीढ़ी होगी भाषा की तरफ अगर यदि हम जाएंगे तो जो तीसरे पायदान के रूप में हमें पढ़ना है वो है शब्द। अक्षर से जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस व्यवस्था को, तो शब्द बनते हैं। शब्द क्या होंगे? शब्द के लिए महत्वपूर्ण योग्यताएं क्या होती है या उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसको भी हम संक्षेप में देखते हैं। शब्द जो है वो किसी भी भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। तो इसमें दो गुण बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। शब्द के लिए क्या होना बहुत जरूरी है? एक तो वो स्वतंत्र हो और एक वो अर्थवान हो। अब स्वतंत्र करने के पीछे क्या हमारा लॉजिक है, तो अब यहां पर मैं एक जोड़ा बनाते हुए बात करता हूं, शब्द और पद में अंतर। तो यहां पर यह स्वतंत्रता महत्वपूर्ण या अहम किरदार निभाएगी। कैसे? कि अगर यदि कोई शब्द है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र कैसे है कि उसका किसी वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, तो फिर वो शब्द है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है। शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया या अन्य पदों से जुड़ जाता है, और अगर यदि वह स्वतंत्र नहीं है तो फिर वह शब्द नहीं है, उसका वाक्य में प्रयोग होने पर वो पद कहलाता है। इसलिए शब्द ये तब तक है जब तक इसमें स्वतंत्रता और या अर्थवान होना प्रकट होता है, यानी कोई स्वतंत्र है, अर्थवान है, तो वो शब्द है। अब पद किसे कहेंगे? कि वह शब्द जिसका वाक्य में प्रयोग हो जाए, यह वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अगर यदि हम सीधा कहें कमल, तो ये शब्द है, पर अगर यदि मैं कह देता हूं कि कमल तालाब में खिलता है, तो यहां एक वाक्य का अंग बनकर कमल का प्रयोग हम कर रहे हैं। इसमें स्वतंत्रता नहीं है, यह स्वतंत्र है। तो जिस शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए वो पद कहलाता है। आगे देखिएगा, इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं, पद के बाद जो अगली सीढ़ी हमारी है पद से आगे की, वो है पदबंध। तो पदबंध और उपवाक्य को भी हमें समझना है। पदबंध जो है उसकी अपनी स्वतंत्र क्रिया नहीं होती, ये ध्यान रखें। पदबंध की अपनी कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं होती। उपवाक्य क्या होता है? यह वाक्य का अंश है, इसकी अपनी कोई ना कोई स्वतंत्र क्रिया होती है। तो पदबंध और उपवाक्य का यह बेसिक अंतर है। पदबंध की अपनी कोई स्वतंत्र क्रिया नहीं होती, जबकि उपवाक्य की अपनी स्वतंत्र क्रिया होती है और यह वाक्य का अंग होता है। अब वाक्य क्या होगा? तो यह पूर्ण भाव को, मैं इस पर आपका ध्यान चाहूंगा, पूर्णता पर।
ये पूर्ण भाव को अभिव्यक्त करने वाली व्याकरण की बृहत्तम इकाई है। व्याकरण की बृहत्तम यानी बड़ी से बड़ी इकाई वाक्य, और व्याकरण की लघुत्तम इकाई वर्ण या ध्वनि। जबकि प्रयोक्ता के आधार पर, अब प्रयोक्ता के आधार की बात करूं, यहां पर वाक्य को लेकर विरोधाभासी बातें हैं। एक दृष्टिकोण से यदि हम देखें, यानी व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें, तो वाक्य व्याकरण के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी इकाई है। किंतु भाषा व्यवहार करने वाले प्रयोक्ता के दृष्टिकोण से बात करें, यानी कि बोलने वाला सबसे छोटे रूप में किसको बोलता है, तो बोलने वाला सबसे छोटे रूप में वाक्य बोलता है। तो प्रयोक्ता के आधार पर जो वाक्य है वो लघुत्तम इकाई है, किंतु व्याकरणिक दृष्टिकोण से यह बृहत्तम इकाई है। इस बात को जरूर ध्यान दें। और भाषा पर आइएगा आप, भाषा वाक्यों का समूह होती है, तो हम यहां कहेंगे जो भाषा है वो प्रयोक्ता की दृष्टि से, यानी बोलने वाले की दृष्टि से बृहत्तम इकाई कहलाती है, और प्रयोक्ता है बोलने वाला। तो इस तरह से भाषा की जो पिरामिडीय संरचना है वो आपके समक्ष ये प्रस्तुत की। अब हम आगे बात करते हैं, वर्ण एवं ध्वनि हो ही गया। अभी हम इसी टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे वर्णमाला के रूप में। यहां पर एक शब्द आया है अक्षर, तो अक्षर को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखिएगा, अक्षर किसे कहते हैं। अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मित्रों, अक्षर किसे कहे। हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। हिंदी के जो वर्ण है वो अक्षर भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं भाई, उनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है, और जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो जाए वो अक्षर कहलाता है। स्वर तो अपनी प्रकृति से ही अक्षर होते हैं, क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण हो जाता है। परंतु हिंदी के व्यंजन वर्णों में भी अवर्ण रहता है, इसलिए हिंदी के व्यंजन वर्ण भी अक्षर कहलाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, पूरा मेरा जो फोकस है वो मानक व प्रामाणिक बात बताने पर ही रहेगा मित्रों। मैं वही बात आपको बताने का प्रयास करूंगा जिसके संदर्भ, जिसके स्रोत के बारे में मैं निश्चिंत रहूंगा। तो आइएगा, इस बात को हमने यहां तक देखा, अब आगे बढ़ते हैं। एक या अनेक ध्वनियों की वह छोटी से छोटी इकाई, एक या, अब अक्षर को दूसरे तरीके से समझते हैं, वहां कैसे कहा जाता है, एक या अनेक ध्वनियों की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण एक झटके से होता है तथा जिसमें एक स्वर अवश्य होता है, उसके पहले या बाद में एक या अधिक व्यंजन आ भी सकते हैं, नहीं भी, वह संरचना भी अक्षर कहलाएगी। ये दूसरे तथ्य हो गए, यानी कि इसने कह दिया है एक या अनेक ध्वनियों की वो व्यवस्था जो एक झटके से उच्चरित हो वो भी अक्षर कहलाती है। आगे देखिएगा, अक्षर में स्वर शीर्ष या केंद्रक होता है तथा इसके पहले वाला या बाद वाले व्यंजन पूर्व गह्वर तथा बाद वाला या बाद वाले व्यंजन पर गह्वर कहलाते हैं। केंद्र में स्वर होगा, उसके पूर्व की जो वर्ण है वो पूर्व गह्वर, और उसके बाद के जो होंगे वो होंगे पर गह्वर। उच्चारण में शीर्ष मुखर होता है, जैसे राम, तो ये केंद्र में आ जो है ये स्वर है, अक्षर है, इसके पूर्व में जो र है ये पूर्व गह्वर, और जो म है वो पर गह्वर कर है। अब हम बात करते अक्षर भेद की। अक्षर के दो प्रमुख भेद होते हैं मित्रों, एक है बद्धाक्षर और एक है मुक्ताक्षर। इसको ऐसा समझते हैं जैसे कि ये जगत है। अब इस जगत को अगर यदि हम तोड़े तो कैसे टूटेगा, ये देखिएगा, और ये राजा है, तो कैसे इसके वर्ण विच्छेद करें,
ऐसे कर सकते हैं आप। ये देखिए, जो इस तरह के वे शब्द हैं, आप मैंने इसको जगह नहीं तोड़ा है, केवल ये समझना है आपको कि यहां पर जगत में अंत में ऐसे व्यंजन या ऐसे शब्द जिनके अंत में हलंत हो, जैसे ये जगत में हलंत है श्रीमान में परिषद में, तो हलंत वाले जो शब्द होते हैं उनमें जो स्वर है वो बी उनके पहले होता है, तो स्वर के पहले भी व्यंजन और बाद में भी व्यंजन, दोनों तरफ से जो व्यंजन से बधा हुआ हो वो बद्ध अक्षर कहलाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जहां अंतिम ध्वनि हलंत युक्त हो ऐसा जो स्वर है वो बद्ध अक्षर कहलाता है, और जहां अंतिम ध्वनि स्वर हो, ये आ है आदि, जैसे राजा में, खा में, पी में, जा में आदि शब्दों, ये कहलाता है मुक्ताक्षर। तो ये अक्षर के दो भेद हो गए, पहला बद्धाक्षर, दूसरा मुक्ताक्षर। नोट आप देख लें, अक्षर विभाजन लेखन या वर्तनी के आधार पर न होकर उच्चारण के आधार पर होता है, क्योंकि कई जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे तौर पर इनमें पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको समझना जरूरी है। अब बात करते हैं संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर में भी आप देखें, जैसे कुछ शब्द है, पक्का डबल क, कुत्ता डबल त, बच्चा डबल च, खट्टा डबल ट, प्रसन्न डबल न, ये जो कहलाते हैं ये युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। अब युग्मक ध्वनि कौन सी होती है? एक ही व्यंजन वर्ण जब स्वयं से संयोग करे, जैसे इसमें हलंत क ने पूरे क से संयोग किया, यहां पर डबल त है, यहां डबल च है, तो एक ही वर्ण जो है वो अपने ही वर्ण से संयोग करता है, तो ये युग्मक ध्वनि कहलाती है। और जो दूसरा है व्यंजन गुच्छ, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग व्यंजन एक दूसरे से संयोग करते हैं, जैसे चिन्ह। अब यहां पर देखिए आप, यह आधा है और यह न पूरा है। यहां पर विद्या, प्रसिद्ध, तो यहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग व्यंजन एक दूसरे से संयोग करें, तो दो अलग अलग व्यंजनों का जब संयोग होता है तो वो व्यंजन गुच्छ कहलाता है। और जब एक ही व्यंजन वर्ण स्वयं से संयोग करे तो वो युग्मक ध्वनि कहलाता है। इस तरह से हम ये देखते हैं संयुक्ताक्षर। फिर आगे बढ़िएगा। अब हम अगला महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं, क्योंकि इन सबसे प्रश्न मित्रों ये एक तरीके से आप पृष्ठभूमि के रूप में देखें हिंदी वर्णमाला तक, जब हम इस टॉपिक को लेकर जाएं उस महत्वपूर्ण बिंदु की, तो उसके पहले भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपके लिए बता रहा हूं। जिसे यहां देखिएगा, पद शब्द हो गया। अब हम बात करते हैं पद की। पद में क्या है, पद के निम्नलिखित 5 भेद, ये भी क्वेश्चन बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। पद के कितने भेद होते हैं, तो पद के 5 भेद होते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। कौन कौन से होते हैं? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। ये पद के 5 भेद है। अब बात करते हैं हम हिंदी वर्णमाला की। ये देखिएगा आप, जिस महत्वपूर्ण विषय की हम बातचीत कर रहे थे उसकी हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है मित्रों यहां पर वर्णमाला का। तो ये देखिए, वर्णमाला यहीं से पहला प्रश्न चालू हो जाता है। कई एग्जाम आप देखेंगे, मैं आपके समक्ष प्रश्न भी सोल्व कराऊंगा टॉपिक के, हर टॉपिक के बाद। जैसे स्वर कंप्लीट होते हैं तो स्वर के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, और जिस महत्वपूर्ण सामग्री को हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारी सामग्री एग्जाम को कवर कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप देखिएगा, वर्णमाला सी की परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस परिभाषा में आपको किन टर्म्स, किन शब्दों पर गौर करना है, यह मैं आपके लिए जरूर बताना चाहूंगा। आप देखिए, हिंदी वर्णमाला की सबसे जो प्रामाणिक परिभाषा है उसमें कुछ टर्म चाहिए, जैसे व्यवस्थित जो है, क्रमबद्ध जो है, और वैज्ञानिक समूह जो है, वो ऐसा वर्णों का जो होगा वही वर्णमाला कहलाएगा। तो इसमें 2-3 बातों पर आप जरूर ध्यान दें। एक तो वर्णों का जो समूह हो वो व्यवस्थित हो, जैसे कि हमारी वर्णमाला है, वो क्रमबद्ध हो, उनका क्रम भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अल्प प्राण और प्राणत्व जो है वो बदल जाएगा। वैज्ञानिक है, जिसका उच्चारण जहां से होना नियत है वो वहीं से ही होगा,
उसका स्थान उस वर्णमाला में आवर्त सारणी के समान बिल्कुल स्पष्ट है, तो वो वैज्ञानिक समूह जो होगा वो वर्णमाला कहलाएगा। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह यानी वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं, एनसीईआरटी कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो वर्गों में बांटा जाता है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। दो वर्ग कौन कौन से हुए? स्वर एवं व्यंजन। इन दो वर्गों में हिंदी वर्णमाला बटी हुई है। अब स्वर किसे कहेंगे? स्वर की जो पहली योग्यता है वो ये है कि वो स्वयं उच्चरित होता है, और व्यंजन की जो पहली जानकारी आपको याद रखनी है, व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। आगे देखिए, दूसरी स्वर के लिए कहा जाता है कि जो स्वरों का उच्चारण होता है वो अबाधित उच्चारण होता है, उसमें किसी तरह की बाधा या रुकावट नहीं होती, जबकि व्यंजन के उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है स्वरों की अपेक्षा। ये दूसरी विशेषता स्वर और व्यंजन की। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि जो स्वर है वो अत्यंत मुखर ध्वनि है, अर्थात इनकी मुखरता का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, ये अधिक दूर तक सुने जाते हैं, जबकि जो व्यंजन है उनमें मुखरता अति अल्प है, यानी बहुत कम मुखरता है स्वरों की अपेक्षा। जो स्वर है वो बल के आघात को सहन करने में अधिक समर्थ ध्वनियां होती है, इसलिए इन्हें हम आक्षरिक ध्वनियां भी कहते हैं, जबकि जो व्यंजन है वो बल के आघात को सहन करने में असमर्थ ध्वनियां होती है। अगर हम इनके ग्राफ की बात करें तो आप ये देखेंगे कि जो स्वर लहर होती है उसमें ये जो उठी हुई लहर का हिस्सा है श्रृंग, ये कहलाता है श्रृंग। तो जो स्वर है वो श्रृंग ध्वनि है, और ये जो गड्ढे वाली ध्वनि है जहां ये लूप बन रहा है इसको हम कहते हैं गर्त ध्वनि, और यह कहलाती है व्यंजन ध्वनि। तो जो गर्त है स्वर लहर का वो व्यंजन है, और जो इसका ऊपर उठा हुआ हिस्सा है जो श्रृंग हिस्सा है वो स्वर कहलाता है। आगे देखिएगा आप, नोट, स्वर के बारे में हम कहेंगे स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है, यानी कि जब वायु, क्योंकि उच्चारण के लिए हमें वायु के द्वारा ही हिंदी वर्णमाला में हमारे श्वास का जो प्राणत्व है उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें अवरोध स्वर के उच्चारण में बहुत कम होता है, यानी कि जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख विवर यानी मुख से बाहर निकलती है तो वो स्वर कहलाती है। और व्यंजन के लिए हम कहते हैं वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु जो है वो अबाध गति से बाहर नहीं निकल पाती। तो स्वर का उच्चारण अबाधित होता है, व्यंजन का जो उच्चारण है वो अपेक्षया बाधित उच्चारण होता है। अब स्वरों के बारे में, तो पहले हम स्वर को देखते हैं, स्वरों को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन स्वरों पर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। स्वर वह ध्वनि जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। अब कौन कौन से मौखिक स्वर हिंदी में पढ़े जाते हैं तो आप ये देखिएगा, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये जो मौखिक स्वर हैं ये हिंदी में पढ़े जाते हैं, और इनसे बहुत से तथ्यात्मक जानकारियां आपके परीक्षा में पूछी जाती है मित्रों। तो देखो क्या होगा, ये यहां पर देखिए आप, इनके मात्रा चिन्हों को भी हम समझ लेते हैं। स्वर जो हमने ये 11 पढ़े, इनके मात्रा चिन्ह, जब इस ध्वनि को हमने लिखा और लिखने के लिए जब हम
इसको लिपि में बांधने लगे तो हमें इनके मात्रा चिन्हों की जरूरत हुई और हमने ये यानी कि इस तरह से इनके मात्रा चिन्ह निर्धारित किए हैं। इनमें भी प्रश्न बन जाता है इसका सीधा कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। आ जो है उसकी एक खड़ी पाई है। ई इस तरह से है, ये ई, ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री, ये ए, ये दो मात्राएं आई की, ये ओ और ये दो मात्राओं के साथ नीचे पूर्ण विराम। इस तरह से ये मात्रा चिन्ह है, आप जरूर ध्यान दें। अब किस तरह से इनके तथ्यात्मक प्रश्न बनेंगे तो उस पर भी मैं आपका ध्यान चाहूंगा। पहले मात्रा के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मात्रा क्या होता है, किसे हम मात्रा कहेंगे व्याकरण में? तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय विशेष जो है वो मात्रा कहलाता है। यानी किसी भी वर्ण के उच्चारण में कितना समय लग रहा है, वो जो समय है वही मात्रा है। कि अपनी कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है क्योंकि यह व्यंजन में अंतर्निहित रहता है। स्वरों की जो संख्या है वो 11 मानी गई है हिंदी में, आप ध्यान रखिएगा। मानकीकरण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। अब ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न का जो पूछा जाने का तरीका है वो कैसा है, आप उसे बहुत आराम से और धैर्य से पढ़ें। टर्म देखें पूछ क्या रहा है। यदि पूछा जाता है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, कोई टर्म आगे पीछे नहीं दी हुई है तो आप 11 लगाएंगे। किंतु यदि पूछा जाता है मानकीकरण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो 10 है। एक हटा दिया गया है री, यानी मानकीकरण का मतलब है जो हिंदी का स्वरूप है वो लिखने बोलने में एक जैसा हो, समान हो सब जगह, उसकी जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था के तहत जो हमारा री है उस री को हटा दिया गया है और मानकीकरण के आधार पर 10 स्वर ही गिने गए। यह भी मैंने स्पष्ट कर दिया है, आप याद रखिएगा। क्योंकि हिंदी भाषा की एक रूपता और सार्वभौमिकता को देखते हुए री को हटा दिया गया था, इससे हिंदी स्वरों की संख्या 10 ही रह गई। री का प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में अधिकता से होता था। ये जानकारी आप याद रखें। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनके भी मैं तथ्य आपके बीच रखना चाहूंगा। जैसे ये रस्व ई की मात्रा, जो छोटी ई जिसे आप कहते हैं, वो हमेशा व्यंजन के पहले लगती है। जैसे अगर मान लो क में छोटी ई की मात्रा लगाई तो ये की, ख में लगाई तो आगे लगेगी खी। तो इस बात का भी प्रश्न बनता है। ऋस्व ई की मात्रा व्यंजन के पूर्व लगती है और इसका जो सुझाव है वो डॉक्टर राधा कृष्णन ने दिया था। सीधा प्रश्न बनता है, रस्व ई की मात्रा को व्यंजन के पूर्व लगाने का सुझाव किसने दिया? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने दिया। शिरोरेखा के नीचे जिनकी मात्राएं लगती है ऐसे स्वरों की संख्या 4 है। अब कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनके मात्रा चिन्ह शिरोरेखा के नीचे लगते हैं? जैसे आ का ये लगता है, ऊ का ये लगता है, बड़े ऊ का ये लगता है और री की ये। और के जो मात्रा चिन्ह है वो शिरोरेखा के ऊपर लगते हैं। ये प्रश्न भी एक जगह पूछा गया था तो मैंने आपके लिए तथ्य में दे दिया है। अब स्वरों के भेद देखें आप, स्वरों के किस तरह से भेद किए गए हैं। तो हिंदी में स्वरों के मूलतः 2 भेद हैं, निर्नुनासिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। ये देखिए, एक तो है निर्नुनासिक और दूसरा है अनुनासिक स्वर। जो निर्नुनासिक स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ये वे स्वर कहलाते हैं निर यानी रहित, अनुनासिक यानी जिनके उच्चारण में नासा विवर की सहायता नहीं होती है, यानी जो वायु का प्रवाह होता है वो मुख से ही निकल पाता है, नाक से उसकी सहायता नहीं ली जाती है। ऐसे जो स्वर हैं वो ये सामान्य स्वर जिन्हें हम पढ़ते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर है। जो दूसरा होता है वो है स्वरों का भेद अनुनासिक स्वर।
ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों मार्गों से निकलेंगी। ये चंद्र बिंदु जिनके शिरोरेखा के ऊपर लगा हुआ हो, ऐसे स्वर आ ई ऊ री ए आई ओ औ, ऐसे मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमानो वर्णों अनुनासिक संज्ञा सार। मुख और नासिका के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जो ऐसे वर्ण होते हैं, वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अब आपने देखा इन सब के ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। इसमें भी आप ये ध्यान रखें कि जो शिरोरेखा के ऊपर है, अगर यदि उनमें कोई सीधी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगी हुई है तो फिर चंद्रबिंदु लगाएंगे, और अगर यदि मात्रा चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर लग रहा है तो ऐसे वर्ण पर अगर चंद्रबिंदु लगाना है तो केवल बिंदु लगाएंगे। जैसे यहां देखिए आप ए, अब ए में हम ऐसा नहीं लिख सकते, हम ए को ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसकी मात्रा पहले ऊपर जा रही। आप बिंदी लगाएं तब भी वो अनुनासिक ही होगा। ध्यातव्य, यद्यपि अनुनासिक स्वर के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, परंतु यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हुई है तो चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है, भले ही वर्ण अनुनासिक हो। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। समय कितना लग रहा है वर्ण के उच्चारण में, तो मात्रा काल के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों के दो भेद होते हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है मित्रों यहां से, यह बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉक चालू हो जाता है अब। तो जो दो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें पहला है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। अब इनमें देखते हैं, पहले बात करते हैं हम मूल स्वर की। मूल स्वर कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इन पे किस तरह के तथ्य पूछे जाते हैं, यह आप ध्यान देना। मूल स्वर कहें आप, ह्रस्व स्वर कहें या अचल स्वर कहें, बात एक ही है। इन पे सीधा प्रश्न, इनकी संख्या जो संख्या है वो हिंदी वर्णमाला में कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं मूल स्वर, अ ई उ और री, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है, जिनके उच्चारण में जीभ जो है हमारी या भाषण अवयव जो है वो प्रारंभ से अंत तक किसी एक स्थान पर ही रहती है या एक निश्चित स्वरूप में रहती है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये दो तरीके से हम ह्रस्व स्वर को कह सकते हैं। जो जीभ है या भाषण अवयव है वो एक ही स्थिति में रहती है, इसलिए हम उसे अचल कहते हैं, और इनके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर या शिथिल स्वर भी हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ जो है वो अचल रहती है। ये निम्नलिखित है, अ ई उ और री। री के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आप यहां पर भी याद रखिएगा, री का प्रयोग मात्र तत्सम शब्दों में होता है। आजकल हिंदी में इसका उच्चारण री अर्थात व्यंजन के समान होने लगा है। इस तरह से हिंदी में मूल स्वरों की बात करें तो उनकी संख्या 4 होगी, और वो एक मात्रिक जो स्वर है वो 4 है, अ ई उ। अगला महत्वपूर्ण भेद है दीर्घ स्वर, या हम इन्हें कह सकते हैं दृढ़ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक समय यानी 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं तो ये भी देखिएगा आप, आ ई बड़ा उ ए आई ओ औ, ये जो है ये दीर्घ स्वर है, और इनमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है मात्रा काल। इनकी संख्या 7 है। ये दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, मतलब जो लघु है उनके दीर्घ रूप नहीं है, बल्कि अपने आप में स्वतंत्र इकाइयां हैं, ऐसा कहा गया है एनसीईआरटी के द्वारा। आप ये भी याद रखें।
आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं हम इन दीर्घ में से संयुक्त स्वरों की, जिन्हें हम संदेह स्वर भी कहते हैं या विसर्प स्वर भी कहते हैं या उन्हें हम मिश्र स्वर भी कहते हैं, चल ध्वनि भी कहते हैं या जिन्हें हम श्रुति स्वर भी कहते हैं। तो इनके लिए जो सबसे ज्यादा चर्चित वर्ड है वो है संयुक्त स्वर। यह दो स्वरों का ऐसा मिश्रित रूप है जिसमें दोनों स्वर अपनी स्वतंत्र सत्ता को समाप्त कर एक रूप हो जाते हैं और श्वास के एक ही वेग में उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा शीघ्रता पूर्वक दो स्थानों का संपर्क करती है, यह भी आप ध्यान दें। अब ऐसे स्वर कौन कौन से हैं तो ये देखिएगा आप, इनकी संख्या 4 मानी गई है जो निम्न है: ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर, क्योंकि ये दो अलग अलग स्वर इकाइयों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ए किस किस से मिलकर बना है? अ और ई से। ए किससे मिलकर बना है? अ और ए से। ओ किससे मिलकर बना है? अ और उ से। और औ बना है अ और ओ से। इनका उच्चारण स्थान भी दिया हुआ है। अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु, ए का कंठ तालु, अ उ का ये कंठ, ये ओष्ठ, ये कंठ, ये ओष्ठ। स्वरों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर, ये आप देखिएगा कौन कौन से आधार हैं। तो पहले देखते हैं हम स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। जो हमारा मुख्य विवर है, यहां से स्वर यंत्र से जब वायु का प्रवाह प्राणत्व जब बाहर निकलता है तो उस समय यहां पर कंपन की मात्रा कैसी है उसके आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं और उसको कहते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, घोष और अघोष। अब घोष और अघोष किसे कहें तो ये देखिएगा, अघोष अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में अंदर से आने वाली वायु बिना किसी रगड़ या घर्षण के बाहर निकलती है स्वर यंत्र से, इसलिए अघोष कहलाती है। इसमें स्वर तंत्रियां खुली यानी विवृत रहती है और वायु बिना अवरोध के बाहर आती है। तो इसमें रगड़ या घर्षण जो होता है वो कम होता है या एक तरीके से नहीं होता है। जो घोष ध्वनियां होती है उनमें क्या होगा तो वो देखिए आप, घोष ध्वनियों के लिए कहा जाता है कि जब स्वर तंत्रियों का मुख बंद रहता है और अंदर से आने वाली वायु घर्षण के साथ छोटा छिद्र बनाकर बाहर निकलती है तो वो ध्वनियां घोष कहलाती है। इसी तरह से जो वायु का प्रवाह है उस प्रवाह के आधार पर भी, जिसे हम प्राणत्व कहते हैं, उस प्राणत्व के आधार पर भी स्वर के वर्गीकरण किए गए हैं। तो जो काकल यानी ये जो स्वर तंत्र है, इस स्वर तंत्र का मुख, तो काकल, उसको काकल कहते हैं। काकल से निकलती वायु के प्रवाह के आधार पर ध्वनि को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। एक सामान्य जानकारी है, समस्त जो स्वर ध्वनियां हैं वो कंपन के आधार पर तो घोष ध्वनियां कहलाती है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन की मात्रा व्यंजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। वो वायु के प्रवाह के आधार पर यानी काकल से निकलती हुई वायु के प्रवाह के आधार पर स्वर ध्वनियां अल्प प्राण कहलाती है। तो सारे स्वर घोष होंगे कंपन के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण होंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद या वर्गीकरण। अब स्थान किसे कहते हैं इसको भी आप समझे। देखिए, जहां अंदर से आने वाली वायु को रोक कर या किसी अन्य प्रकार से उसमें कोई विकार लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उस स्थान विशेष को स्थान कहा जाता है। जहां पर अवरोध उत्पन्न होता है
उस स्थान विशेष के नाम से ध्वनियों के नाम रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं? तो ये देखिए आपके समक्ष ये कि कौन सी ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। यहां देखिए आप, जैसे अ और आ है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। ई और ई इसका है तालु। ऊ और ऊ इसका उच्चारण स्थान है ओंठ। री मूर्धा। ए आई कंठ तालु। ओ औ कंठ ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान हुआ मित्रों। यहां से भी सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कई सारे एग्जाम में कि जो स्वर है उनमें कोई सा भी आपके समक्ष स्वर दे दिया जाएगा और सीधा पूछा जाएगा इसमें उच्चारण स्थान कहां से है, पहचाने आप। अब प्रयत्न की बात करते हैं, प्रयत्न क्या है? तो प्रयत्न के बारे में कहा, ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या और कई प्रकार से विकृत करना पड़ता है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। अब प्रयत्न भी दो प्रकार, जब वायु अंदर से आ रही है तो उसको रोककर जो हम उच्चारण कर रहे हैं उस प्रयत्न के आधार पर भी स्वरों के भेद होते हैं। अब कौन कौन से प्रयत्न होते हैं? एक प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और दूसरे बाह्य प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न यानी आस्य, करण, प्रदान आदि हैं। बाह्य प्रयत्नों में प्रकृति और अनुप्रदान आदि हैं। ये बातें अब हम देखेंगे। पहले आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में आप कुछ तथ्य ध्यान रखें। आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब है अंदर होने वाले बदलाव या विकार। मुंह के भीतर प्रयत्न होने के कारण ही इसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं और बाह्य प्रयत्न मुंह के बाहर जो प्रयत्न होते हैं उन्हें बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसका संबंध अधिकांश लोगों के अनुसार स्वर तंत्रियों से है। तो ये हुई बात। अब मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं इन 11 का, तो उस समय हमारे मुख की स्थिति कैसी होती है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। तो 4 भेद हैं। संवृत, लगभग मुख बंद होता है, या कुछ ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जो हमारा मुख है वो लगभग खुल जाता है पूरा। तो जो जिसके उच्चारण में मुख खुला हुआ हो वो विवृत स्वर कहलाता है। और ऐसे स्वर हैं आ। जिसमें मुख आधा खुला हुआ हो अर्ध विवृत ऐसे हैं आई, अ, अंग्रेजी का आ और औ। इसी तरह से अर्ध संवृत का आधा बंद, इनमें 2 ध्वनियां हैं ए ओ। और संवृत लगभग बंद, इसमें कौन कौन सी? बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो इस तरह से मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं मित्रों। जीभ के भाग या प्रयत्न के आधार पर बात करूं कि जब स्वरों का उच्चारण हम करते हैं उस उच्चारण के समय हमारी जो जिह्वा है उसका कौन सा भाग उस स्वर को स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाता है, उस आधार पर भी जिह्वा का जैसा पार्ट, जिह्वा का अग्रभाग, मध्य भाग या जिह्वा का पश्च भाग, उस आधार पर स्वरों के 3 भेद कर दिए। यदि जिह्वा का अगला भाग स्वरों के उच्चारण में अहम भूमिका निभाता है तो अग्र स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर हैं बड़ी ई, ए, ऐ। अगर स्वर का जीभ का मध्य भाग स्वर का स्वरूप निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है तो वो कहलाएंगे मध्य स्वर। और इसमें हम गिनते हैं आकू और आकू। आज का जो है वो तिवारी के मत में ये जो लिखा है, ये भोलानाथ तिवारी जी ने, जो प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने आ को मध्य स्वर में गिना है और पश्चिम स्वर में ऊ, ओ, ये आगत ध्वनि है आ और औ। यहां पर कुछ नोट, आ जो है इस आ की बात चल रही है, भोलानाथ तिवारी के मत में मध्य स्वर है, जबकि अन्य कई भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे पश्चिम स्वर में लिखा है। तो आप ध्यान दें, मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरा पूरा प्रयास रहा है आपको प्रामाणिक जानकारियां प्रस्तुत करने का, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो तथ्य हैं ये तथ्य हो सकते हैं पर इसमें आपका कैरियर जुड़ा हुआ है मित्रों। इसलिए मैं कोई जानकारी, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं एक भी जानकारी बिना संदर्भ, बिना प्रामाणिकता के आपके बीच प्रस्तुत न करूं। तो आप देखिएगा आ मध्य स्वर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के मत में है, उन्हीं का ही मत मैंने आपके लिए लगाया है।
आगे चलिए। ओष्ठों की गोलाई यानी होंठ, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारे जो होंठ होते हैं वो किस स्थिति में होते हैं? तो ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों के दो प्रमुख भेद होते हैं। एक तो जब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो होंठ है वो वृत्त बना दें, गोल हो जाए, जिनके उच्चारण के समय होंठ गोल हो जाए अर्थात वृत्त बना लें, समस्त पश्च जो स्वर है इस श्रेणी में आते हैं। तो एक हुआ वृत्तमुखी और दूसरा है आवृत्तमुखी, जिनके उच्चारण में होंठ गोल न हो। समस्त अग्र और मध्य स्वर इसमें गिने जाते हैं। आगे देखिए, दूसरे हैं वृद्धि स्वर, जिनका वृद्धि आदेश होता है, वो है ए औ। और आगत या ग्रहित स्वर ध्वनियां भी पूछ ली जाती हैं, इनके बारे में आप देखिएगा। अन्य भाषा से जो ध्वनियां हिंदी में आई वे आगत कहलाई। इस आधार पर आगत ध्वनि है, इसे ग्रहित स्वर भी कह सकते हैं। ये हिंदी में आ और ओ के बीच की ध्वनि है। और इस तरह से मित्रों, जो हिंदी वर्णमाला का महत्वपूर्ण पार्ट है, एक पार्ट स्वर, वो हमने आज आपके बीच रखने का प्रयास किया। मैंने पूरा प्रयास किया मित्रों कि कोशिश से की कि आपको प्रामाणिक जानकारियां कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत करने का प्रयास करूं, जो कि मैंने आपके बीच करने का किया है। आप यदि यहां तक देख रहे हैं मित्रों, समय की अधिकता भी है, इस वजह से इस टॉपिक को मैं अभी यहीं रोकता हूं। अगले पार्ट में व्यंजन वर्गीकरण के साथ आपके बीच बहुत जल्दी प्रस्तुत होऊंगा और फिर हम इसके बाद किस तरह के प्रश्न इन टॉपिक से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको भी मैं आपके बीच आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप प्लीज, अगर आपको जानकारियां आपके संदर्भ में सही लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को आगे प्रसारित करें, इसमें योगदान दें। धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।